नमस्कार बंधु, आज हम सैंधव सभ्यता भाग 3 आप लोगों को के मध्य लेकर उपस्थित हैं। आज हम अध्ययन करेंगे सैंधव सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक स्थिति के बारे में। क्या वहाँ राजतंत्र था, वंशानुगत शासन होता था या फिर जनतंत्र था, गणतंत्र था? तो आज हम इसी के बारे में अध्ययन करेंगे। आज तो राजनीतिक स्थिति, वहाँ का प्रशासनिक स्वरूप जो है वो कैसा था। एक जैसी नगर निर्माण योजना, नगर निर्माण जो था वो कतारबद्ध था, पंक्तिबद्ध था और उसके मध्य से सड़क जो है वो नगर को वर्गाकार या आयताकार खंडों में विभक्त करती थी। तो एक जैसी नगर निर्माण योजना, प्रत्येक नगर नदी तट पर अवस्थित था, लिपि समान थी, माप तौल के साधन, मोहरों का प्रचलन, साफ सफाई की व्यवस्था इत्यादि एक जैसी झलकती है, उसमें समरूपता थी। तो यह हमें इंडिकेट करता है, संकेत करता है कि सैंधव सभ्यता जो है एक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध थे, एक प्रशासनिक सूत्र में आबद्ध थे। हंटर ने इस व्यवस्था को जनतांत्रिक व्यवस्था की संज्ञा दी है, जबकि मध्यम वर्गीय जनतंत्रात्मक शासन प्रणाली की संज्ञा व्हीलर ने दी थी। स्टुअर्ट पिगट ने यहाँ पुरोहित वर्ग का प्रभाव बताया है, पुरोहित वर्ग का प्रभाव था, स्टुअर्ट पिगट ने बताया है। प्रतिनिधि शासन मैके ने बताया है, जबकि बीवी अस्टुर्ब गुलामों पर आधारित शासन बताया है। ये थी यहाँ की राजनीतिक स्थिति। राजनीतिक स्थिति के बारे में विद्वान जो है वो मतैक्य नहीं है, विद्वानों में एक मत नहीं है। अब हम पढ़ेंगे आर्थिक स्थिति, वहां का अर्थव्यवस्था कैसा था। तो प्रत्येक सभ्यता में, प्रत्येक युग में अर्थव्यवस्था का मूलाधार जो है वो कृषि होता है, लेकिन सैंधव काल में अर्थव्यवस्था का मूलाधार उद्योग और व्यापार था। और ऐसा नहीं था कि कृषि वहां प्रचलित नहीं थी, कृषि भी वहां प्रचलित थी। अब हम कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सैंधव कालीन प्रत्येक नगर, प्रत्येक स्थल जो है वो नदी किनारे अवस्थित थे, और हम जानते हैं कि नदी किनारे की भूमि जो है वो अत्यधिक उर्वर होती है, जलोढ़ मिट्टी होती है, अभी भी होती है। तो प्रत्येक नगर नदी किनारे स्थित होने के कारण वहां की मिट्टी अत्यधिक उर्वर थी, अत्यधिक उत्पादन होता था, उत्पादकता क्षमता भी अधिक थी। अधिक वर्षा व बाढ़ के कारण वहां जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हुआ। यद्यपि सिंचाई के लिए नहरों का प्रमाण उपलब्ध नहीं है, सिंचाई के लिए गड्ढा में जल संचित किया जाता था और उसी से सिंचाई की जाती थी। सैंधववासी कृषि के समस्त प्रक्रियाओं से, समस्त विधियों से परिचित थे। जुताई, बुआई, सिंचाई, कटाई और थ्रेशिंग, इन सभी विधियों से सैंधववासी परिचित थे। वे अनाज कूटने के लिए ओखली और मूसल का प्रयोग करते थे, जिसका प्रमाण मिला है। पत्थर की चक्की, जिसे ठेठ में जाता कहा जाता है, तो पत्थर की चक्की भी हमें लोथल से प्राप्त हुई है, जिससे गेहूं पीस कर आटा बनाया जाता था। अब तो पत्थर की चक्की उपलब्ध नहीं। अनाज में गेहूं, जौ, तिल, सरसों, राई, मटर, कपास, धान और ब्रासिका जूसी, इस प्रकार 9 अनाजों की पहचान हुई है, 9 अनाजों की पहचान हुई है।
जिसमें धान का साक्ष्य, चावल नहीं मिला है लेकिन धान की भूसी का साक्ष्य गुजरात के लोथल और रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। फल में खजूर, तरबूज, नींबू, नारियल, अनार, केला। खजूर, तरबूज, नींबू, नारियल, अनार, केला इत्यादि का सैंधववासी उपयोग करते थे। पशुपालन, पशुओं को पालना कृषि का ही मित्र पशुपालन है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। पशुपालन हम लोग क्यों करते हैं? तो पशुपालन का उद्देश्य मुख्यतः दूध, ऊन, मांस इत्यादि को प्राप्त करने तथा बोझा ढोने और गाड़ी खींचने के लिए पशुपालन का मुख्यतः उपयोग किया जाता है। तो भैंस, भेड़, सूअर, बकरी, गाय से हमें दूध की प्राप्ति होती थी, जबकि भेड़ से ऊन की प्राप्ति, भेड़, सूअर, बकरी इत्यादि से हमें मांस की भी प्राप्ति अभी भी होती है और उस समय भी होती थी। कुंवर वाले बैल, भैंस, गधा, ऊंट, हाथी इत्यादि का उपयोग बोझा ढोने, गाड़ी खींचने में किया जाता था, जबकि कुत्ता और बिल्ली घर की सुरक्षा में सहायक सिद्ध होता था और शिकार करने के लिए भी कुत्ता का प्रयोग किया जाता था। बिल्ली भी घर की सुरक्षा करती थी। चूहा को खाती है, जिससे अनाज की सुरक्षा बिल्ली भी करती है, लेकिन अगर दूध रख दिया जाए, मांस रख दिया जाए तो ये खा जाएगी, और कुत्ता भी खा जाता है। जंगली जानवर में बाघ और गेंडा के प्रमाण मिले हैं, जबकि घोड़ा संदिग्ध अवस्था में है। घोड़े की अस्थि में सुरकोतरा से प्राप्त हुई है। पक्षी में मोर, मुर्गा, तोता, बत्तख, कबूतर इत्यादि से सैंधववासी परिचित थे। अब हम शिल्प और उद्योग धंधे में सैंधववासी निपुण थे, प्रवीण थे, दक्ष थे, कुशल थे। वे वस्त्र बुनना, सूत काटना, मृदभांड बनाना, आभूषण बनाना, काष्ठ सामग्री बनाना, ईंट और खिलौने बनाना, धातु का काम करना, मुहर, मनका, गुड़िया का निर्माण करना, पत्थर, मिट्टी और धातु के औजार बनाने, पत्थर, मिट्टी, धातु के औजार, उपकरण और मूर्तियां बनाना जानते थे। तांबा और टीन को मिलाकर कांसा बनाया जाता था, और हम जानते हैं कि सैंधव सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। अधिकांश कांसे का प्रयोग किया जाता था। इसीलिए समाज में कसेरों, कांसा बनाने वाले, कांसा की सामग्री, उपकरण बनाने वालों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। सूती कपड़े का साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। व्यापार और वाणिज्य किया जाता था। कच्ची माल की आयात, सभी माल जिससे कि वस्तुओं का निर्माण किया जाता था, वस्तुओं को निर्मित किया जाता था, वो सैंधव क्षेत्र में उपलब्ध नहीं थे। तो कच्ची माल के आयात और उत्पादित तथा निर्मित सामग्री के निर्यात हेतु सैंधववासी देश विदेश से व्यापार करते थे। यह व्यापार स्थल और जलमार्ग दोनों के द्वारा संपन्न किया जाता था। आंतरिक व्यापार स्थल मार्ग से और विदेशी व्यापार जलमार्ग से किया जाता था। अब एक तरफ है सामग्री और दूसरा तरफ स्थल। पहली ओर स्थल और दूसरी ओर सामग्री। सैंधववासी अफगानिस्तान और ईरान से टीन, चांदी, सीसा, सोना का आयात करते थे। राजस्थान से तांबा, सिलखरी, सीसा, बलूचिस्तान से तांबा, सिलखरी, दक्षिण भारत से सोना, आज भी दक्षिण भारत में सोना कर्नाटक के कोलार से उत्पन्न किया जाता है।
मेसोपोटामिया से लाजबर्द, बदखसा से नीलरत्न, महाराष्ट्र से नीलमणि, दक्षिण एशिया हरितमणि, सौराष्ट्र शंख व कौरियां, हिमालय क्षेत्र से शिलाजीत इत्यादि का आयात करते थे और इससे निर्मित और उत्पादित सामग्री को वो निर्यात भी करते थे। बाट की तौल का अनुपात 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 160, 200 और 330 अनुपात में बटा हुआ था, विभक्त था। हमें सैंधव स्थल की मोहनजोदड़ो से सीप का साक्ष्य मिला है, जबकि हाथी दांत का पैमाना लोथल से मिले हैं। मुहर पर नाव का चित्र हमें मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। मिट्टी का नाव जो कि खिलौने के रूप में है वह लोथल से प्राप्त हुआ है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि मेसोपोटामिया में प्राप्त सिंधु सभ्यता से संबंधित अभिलेख और मुहरों पर मेलुहा का जिक्र हुआ है। मेलुहा की पहचान सिंध क्षेत्र से किया गया है। यह सिंध का ही प्राचीन नाम मेलुहा था। इराकी भाषा में मेसोपोटामिया का वर्तमान नाम इराक है, तो इराकी भाषा में उस मेसोपोटामिया की भाषा में सिंध को ही मेलुहा कहा गया है। दिलमुन जिसकी पहचान बहरीन द्वीप से की जाती है और माकन जिसकी पहचान ओमान से की जाती है, ये दिलमुन और माकन प्रमुख व्यापारिक केंद्र मेलुहा और मेसोपोटामिया, मेलुहा यानी सिंध, मेलुहा और मेसोपोटामिया के मध्य स्थित था। दिलमुन की पहचान बहरीन द्वीप से की जाती है और माकन की पहचान ओमान, दोनों ही फारस में मौजूद हैं। ये मेलुहा और मेसोपोटामिया के मध्य स्थित था, जबकि उर मेसोपोटामिया में प्रवेश हेतु महत्वपूर्ण बंदरगाह था। मेसोपोटामिया में प्रवेश द्वार हेतु जब मेसोपोटामिया में प्रवेश किया जाता था तो उससे पहले ही उर जो है महत्वपूर्ण बंदरगाह था। हमें लोथल से फारस की मुहरें और हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो से फारस की बेलनाकार मुद्राएं प्राप्त हुई है। अब हम पढ़ेंगे सामाजिक जीवन के बारे में। सामाजिक जीवन, उस समय सामाजिक जीवन कैसा था, समाज कैसा था? तो परिवार में सबसे समाज की इकाई होता है परिवार। परिवार में एकल और संयुक्त परिवार भी होते हैं। वर्तमान में तो एकल परिवार ही अधिकांश दृष्टिगत होता है, लेकिन उस समय जो है बड़े आवासीय मकान अधिकांश संयुक्त परिवार का संकेतक है। बहुसंख्या में प्राप्त स्त्री की मृण मूर्तियां में हमने पढ़ा था कि बहुसंख्या में वहां नारी की मृण मूर्तियां, स्त्री की मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई है, जो मातृसत्तात्मक परिवार का बोध कराता है। मातृसत्तात्मक या अर्थात परिवार में माता का स्थान सर्वोपरि था, लेकिन अभी वर्तमान में क्या है? पितृसत्तात्मक समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है। अगला है सामाजिक वर्गीकरण। तो वैदिक युग में समाज जो है 4 वर्ग में विभक्त था: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। लेकिन सैंधव काल में समाज का वर्गीकरण जन्म के आधार पर नहीं वरन कर्म के आधार पर हुआ था। इसमें पहला था शासक वर्ग जो शासन को संचालित करता था। दूसरा है धनी या कुलीन वर्ग। धनी या कुलीन वर्ग का जीवन बेहतर था, श्रेष्ठकर था। इसमें पुजारी, व्यापारी, योद्धा और सैन्याधिकारी आते थे। मध्यम वर्ग में कृषक, कारीगर, छोटे व्यापारी, लिपिक और वैद्य या चिकित्सक आते थे।
जबकि निम्न वर्ग में मजदूर और गुलाम आते थे। इनकी दशा दयनीय थी, इनकी दशा शोचनीय थी। फिर भी समाज में इन्हें भी सम्मान दिया जाता था। रहन सहन का स्तर, अब वहाँ सैंधववासी जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। वो शाकाहारी में फल, सब्जी, दूध इत्यादि का प्रयोग करते थे। जो लोग मांसाहारी थे वो फल, सब्जी, दूध के अतिरिक्त मांस, मछली का भी प्रयोग करते थे। वस्त्र में ऊनी और सूती दोनों वस्त्र का प्रयोग किया जाता था। पुरुष धोती नुमा वस्त्र ऊपर और नीचे पहनते थे, जबकि स्त्रियां घाघरा और साड़ी भी पहनती थी। वस्त्र रंगीन और सादा दोनों प्रकार के वस्त्र होते थे। उसके बाद है आभूषण। आभूषण में वे लोग सैंधववासी मिट्टी, हड्डी, घोंगे और कांसा के आभूषण पहनते थे। जो लोग गरीब थे, निर्धन थे, वो सैंधववासी अमीर और गरीब दोनों थे। तो जो गरीब थे वो मिट्टी, हड्डी, घोंगे और कांसे के आभूषण पहनते थे, जबकि अमीर वर्ग के लोग सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर और अन्य बहुमूल्य, अर्ध बहुमूल्य धातु और पत्थर के आभूषण पहनते थे। आभूषण में हार, कंगन, अंगूठी, नथनी, पाजेब, बाली, चूड़ियां, ताबीज, कर्णफूल इत्यादि प्रमुख थे। सौंदर्य प्रसाधन में सैंधव निवासी काजल, कंघा, दर्पण, उस्तूरे, लिपस्टिक, तेल, टोपी, पगड़ी इत्यादि का प्रयोग करते थे। काजल का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करता था। कंघा, दर्पण, ये लिपस्टिक, इसका प्रयोग स्त्रियां करती थी, जबकि तेल का भी प्रयोग स्त्रियां करती थी। टोपी, पगड़ी और उस्तूरे का प्रयोग पुरुष द्वारा किया जाता था। मनोरंजन हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। आज भी हम लोग मनोरंजन करते हैं, यानी मन को कहीं पे लगाना। तो मनोरंजन के लिए वो शिकार करना, मछली पकड़ना, मल्ल युद्ध करना, जिसे कुश्ती बोला जाता है, पशु युद्ध करवाना, नृत्य, संगीत, चौसर का खेल और बच्चों के लिए खिलौना प्रमुख था। अंत्येष्टि प्रथा, हम लोग यहाँ जीवित रहने के लिए नहीं, एक न एक दिन सबको मृत्यु का आलिंगन करना पड़ता है। तो उस समय के निवासी भी अमर नहीं थे, उन्हें भी मरना पड़ता था। तो जब वे मरते थे तो 3 प्रकार की अंत्येष्टि प्रथा वहाँ मौजूद थी। पूर्ण शवाधान, जिसमें शव को दफना दिया जाता था, लाश को दफना दिया जाता था। उसके बाद आंशिक शवाधान, शव को पशु पक्षियों को खिलाया जाता था, और जो शेष बचता था, पशु पक्षी खाने के बाद जो शेष बचता था उसको दफन कर दिया जाता था। उसके बाद है दाह संस्कार। दाह संस्कार अभी भी प्रचलित है। इसमें शव को जला दिया जाता था और शेष जो बच जाता था उसे नदी में प्रवाहित कर दिया जाता था या पशु पक्षी को खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। सैंधववासी के धार्मिक जीवन, सैंधववासी बहुदेववादी थे और आज हम लोग भी बहुदेववादी हैं, बहुत देवता को मानते हैं, यथा ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हनुमान, विश्वकर्मा, सूर्य, चंद्रमा, जितनी भी देवता हैं। आज हिंदू समाज में 33 करोड़ देवता की मान्यता है। तो सैंधववासी भी बहुत देववादी थे और वे प्राकृतिक पूजक भी थे, यानी प्राकृतिक शक्तियों की पूजा करते थे। वे जल, अग्नि, पृथ्वी या मातृ देवी, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा भी हमें मिला है जो मातृ देवी को
मातृ देवी की आराधना का द्योतक है, संकेतक है। तो जल, अग्नि, पृथ्वी या मातृ देवी, पशुपति, योगी की मूर्ति मिली है, योगी या पुरोहित की मूर्ति मिली है। प्रजनन शक्ति जिसमें लिंग और योनि, वृक्ष में पीपल, नीम, पशु में कुबरदार, सांड, बाघ, भैंसा, आज भी हम लोग करते हैं, गैंडा इत्यादि की पूजा करते थे। सैंधव निवासी नाग पूजा भी करते थे, आज भी हम लोग नाग पूजा करते हैं। हमारी मान्यता आज भी नाग पूजा पे है, भले ही वो किसी के लिए काल बन जाए, मृत्यु का कारण बन जाए, लेकिन आज भी हम लोग नाग की पूजा करते हैं। एक है स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह जो है वो सैंधव सभ्यता की ही देन है, जिसकी आकृति इस प्रकार है, इस प्रकार से है, प्लस और ये इंडिकेट। और आज भी मतदान में इसका प्रयोग किया जाता है। स्वास्तिक चिन्ह को शुभ माना जाता है, प्रत्येक पूजा में स्वास्तिक चिन्ह को बनाया जाता है। तो स्वास्तिक चिन्ह भी सैंधव निवासियों का ही देन है। यज्ञ वेदिकाएं, संभवतः सैंधववासी यज्ञ भी किया करते थे। यज्ञ वेदिकाएं हमें लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुई है। सैंधववासी भूत, प्रेत और जादू टोना में भी विश्वास करते थे। धन्यवाद दोस्तों। आज सैंधव सभ्यता का तीसरा पार्ट समाप्त हुआ। चौथे पार्ट में सैंधव सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ वो मेरे द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।